कि देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे मेरी पार्टी आए या कम वोटों से आए या ज़्यादा वोटों से आए, जैसे भी जीते, लेकिन मेरा वोट ओनली सिर्फ बीएसपी को ही जाएगा। मेरी तरह बनिए, बीएसपी को वोट करिए, इस देश को बचाइए। इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे बाबा साहब ने, हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। हम लोगों को आज ज़िंदा देखने के लिए, सांस लेने के लिए, इस शहर में जीने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा महत्व कर दीजिए। थोड़ी सी तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस देश को बचाने के लिए। तो मेरा कहना यही है, मेरी माताओं बहनों से, मेरे सभी से, मेरे भाइयों से भी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी, जो 18 साल से ऊपर हैं, जो जिनका वोट बन के आ चुका है, उन सब लोगों से ये मेरी अपील है कि सभी लोग इस देश में बचाने में अपनी मुहिम पूरी लगाएं। इस देश का साथ दें। इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान होगा तो हर कुछ मुमकिन होगा, हर चीज़ सही होगी। अगर संविधान बच गया तो, अगर संविधान नहीं बचा तो ये देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो साथियों, स्वागत है समता आवाज़ टीवी चैनल पर। जैसा कि समता आवाज़ टीवी की मुहिम लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, हर उस छोटे से छोटे शख्स और उस बड़े से बड़े पदाधिकारी से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं, जो बहुजन समाज की दशा और दिशा को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। हमारे साथ जो इस समय शख्सियत बैठी हैं, माया प्रसाद जी, अपने आप में ही अलग शख्सियत हैं। क्यों? गृहिणी होने के बावजूद लगातार पिछले 15 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं। फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा, जी हाँ, साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर अध्यक्ष के पद पर और सेक्टर और बूथ की कमान उन्होंने संभाली हुई। अपने आप में अलग इसलिए भी हैं कि गृहिणी होने के बावजूद एक बुटीक भी चलाती हैं, जो इनके आवास पर वसुंधरा में है। स्वागत है आपका माया प्रसाद जी, सबसे पहले समता आवाज़ टीवी चैनल पर। जय भीम सभी को। जय भीम। मैडम, 15 साल हो गए आपको लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करते हुए। महिलाएं कम निकल कर आती हैं हमारे समाज के अंदर, और आप 15 साल से लगातार इस समाज की दशा और दिशा के लिए काम कर रही हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो देखिए, कुछ जब हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो जब हम किसी चीज़ में घुसना चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं जी, तो प्रेरणा तो हमें मिल जाती है। दूसरा ये है कि जब हम खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो हम दूसरे लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? जी, जागरूक जी। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें थोड़ी सी भी शिक्षा अगर दी है, और अगर हमें वो जो शिक्षा मिली है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो हमें शिक्षा मिली है, जो हम घर से बाहर निकले, हमने जो अपनी पढ़ाई की है, उसके अनुसार हम, जो लोग हमारा जागरूक नहीं है, उसको जागरूक करने के लिए और शिक्षा पाने के लिए, जब हमें इतना बड़ा अधिकार मिला है और हम इस देश में बहुत अच्छे से बाहर निकल पा रहे हैं, तो बाबा साहब की वजह से है, जो भी कुछ है। बट ये है कि ये जो देन है बाबा साहब की है, और जो शिक्षा हमें मिलती है और जो हम जानना चाहते हैं, तो हम जब देश में बाहर निकलेंगे, खुद जागरूक होंगे, दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे, यही मेरा मानना है। आप पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और लगातार महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काम कर रही हैं। महिलाओं को समझाना मुझे लगता है शहर, दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में तो आसान है। क्या लगता है, महिला निकलती हैं घर से बाहर? मेरा मानना है कि अगर गांव की तरफ अगर मैं रुख करती हूं, तो महिलाओं को समझाना बहुत आसान है। जी जी, ठीक है। और अगर मैं शहर की तरफ रुख करती हूं, तो उन्हीं महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। और वो मुश्किल इसलिए है कि जब हम देश के ऊपर जब जाना चाहते हैं या कोई कुर्बानी की बात आती है, तो बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मेरा मानना है, जो मेरी महिलाएं, जो मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, वो अपने आप में पढ़ लिख गई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पढ़ाई लिखाई देने वाले जो हमारे बाबा साहब थे, और जिन्होंने हमें बाहर, घर से बाहर निकाला और हमें ये अधिकार दिए, तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनों को, बहुत सारी महिलाओं को ये जानकारी नहीं है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। कम से कम हमें अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए। हम दूसरे के हक के लिए तो कभी नहीं लड़ पाते। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तब तो हम दूसरे के हक के लिए लड़ पाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। उन महिलाओं को अपने घर से और अपने काम काज से ही फुर्सत नहीं होती है। बहुत सी महिलाएं जानबूझकर भी टीवी देखती रहेंगी, बट बाहर नहीं निकलेंगी। जी। तो मेरा उन महिलाओं को संदेश ये है कि जब आपको शिक्षा मिली है, जब आपको कुछ आता है, तो जिस चीज़ को जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो आप पढ़े लिखे होकर के जो
अशिक्षित लोग हैं, अगर उनको अपनी थोड़ी सी शिक्षा दे दोगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, अभी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 बहुत नज़दीक हैं और लगातार बसपा के गठबंधन की खबरें चल रही हैं, हर जगह से गठबंधन की खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत हैं कि बसपा शायद इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल पाए गठबंधन के मार्फत। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस नज़र से देखते हैं? गठबंधन के लिए मैं, देखिएगा, जो मेरी जानकारी है, गठबंधन एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि हमारे बसपा और सपा और आरएलडी, इन तीनों पार्टियों का एक साथ गठबंधन हुआ है। और इस गठबंधन का महत्व ये है कि देखो, हम तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को जीतें। और खबर ये है कि अच्छी खबर है, हमारी बीएसपी पार्टी निकलेगी और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। बट इस रिजल्ट के चलते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो पार्टी और जो हमारा गठबंधन है, हमें अपने संविधान को बचाना होगा। और संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और हमारा देश बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी। इसलिए हमारा ये गठबंधन किया गया। कहीं ना कहीं गठबंधन के जरिए आप सीधा मोदी सरकार को खदेड़ने में का जो मैसेज है वो देना चाह रही हैं? जी जी जी, मेरा ये मैसेज है कि जो आज तक 4.5 साल 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इन 4.5 और 5 साल के बीच में जो मोदी सरकार आई है, और मोदी सरकार ने आज तक उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिन लोगों से इतने बड़े बड़े मोदी सरकार ने वादे किए थे। चुनावी दौर पे मोदी लहर थी। मोदी लहर किस लिए थी? हमारी जनता है और हम जनता की वजह से मोदी लहर आई थी। जी। और उसी जनता के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया आज तक। इतनी सारी नौकरियां, बेरोजगार लोग, युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगार है, उनको काम नहीं है। हम लोग छोटे मोटे काम बेरोजगार बैठे हैं, आज काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा तभी आता है तब लोगों के पास रोजगार होता है। तो मोदी सरकार ने तो सारे रोजगार बंद कर दिए। जब उनके पास काम धंधे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो लोग कैसे अपनी शॉपिंग करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? विद्यालय बंद कर दिए मोदी सरकार ने, काम सारे बंद कर दिए, सारा कुछ तो बंद कर दिया। और ऊपर से बैंकों पे और टैक्स लगा दिया गया कि अगर आप 4 से ज़्यादा करोगे ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा, 5 भी ट्रांजेक्शन जब आप करोगे तो 150 रुपया और उल्टा आपका काट लिया जाएगा। किस लिए काट लिया जाएगा भाई? कमाई है नहीं, काम धंधे है नहीं, हर चीज़ पे महंगाई। 400 रुपये का सिलेंडर, वो भी 800 साढ़े 800 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया है। तो मोदी सरकार ने क्या किया है? आज तक कुछ भी नहीं किया, खाली जुमलेबाजी की है उन्होंने, झूठ बोला है, और क्या किया है। तो अभी क्या लगता है 2019 में इस दलित विरोधी सरकार को वापस जाना पड़ेगा? आपका क्या मानना है? जी, मेरा मानना तो यही है कि सरकार बदली जाए। सरकार बदलोगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो वरना कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बावजूद भी कुछ बचा नहीं है इस देश में। सारे लोग परेशान हैं, घर से बेघर हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। जब लोग ही नहीं होंगे तो ये लोग अपनी राज किस पे करेंगे? जी 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 जी। राज करने का तो मतलब ही नहीं है, राज एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। किस पे अपना आप हुक्म चलाएंगे? किसको आप गुलाम बनाएंगे? क्योंकि जनता ही नहीं होगी। जनता से तो आप बनते हैं। वोट हमारा, हमें अपना हक होना चाहिए वोट देने का। हम सही जगह वोट दे रहे हैं, और जब राज करते हैं, जब हम जिसको राजा बनाते हैं, तो वो अधिकार हमारा होता है, जनता का होता है, ना कि उस बंदे का होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस जनता का सहयोग होता है, और उस जनता को ही तुम लोग खत्म कर दोगे तो तुम प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? तुम लोगों को कोई नहीं बनाएगा। तो इसी बात को लेते हुए आप बहुजन समाज और सर्व समाज की जो महिलाएं हैं, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे कि 2019 जो लोकसभा चुनाव है उसमें कम से कम वो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें? मैं उन महिलाओं को मैं अब संदेश देना चाहूँगी कि अगर अपने देश को और अपने संविधान को बचाना है और अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अगर चाहते हैं बचाना, इस देश को गुलाम बनने से अगर रोकना चाहती हैं मेरी महिलाएं, मेरी बहनें, और बचाना चाहती हैं, तो बीएसपी हाथी पर ही बटन दबाएं। और सपा का है साइकिल और आरएलडी का है हैंडपम्प। इन तीनों में से भी किसी पे भी आप बटन दबा सकते हैं। और अब इसका एक और है उपाय कि अगर आप ईवीएम से वोट, हमारा जो वोट पड़ता है वो ईवीएम के पास पड़ता है। ईवीएम के साथ जब
छेड़खानी की जाती है तो वो वोट हमारा नहीं रहता है, वो वोट दूसरी पार्टी जो हमारी अदर पार्टी है उसको चला जाता है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को एक ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो उसमें एक वीवीपैट होगा, उसमें ईवीएम में एक वीवीपैट लगा होगा। उस वीवीपैट पे जब हम लोग जब बटन दबाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने हाथी का बटन दबाया, तो हमें 2 मिनट वहाँ पे रुक करके ये देखना है जो हमारा वीवीपैट है, जो हमारी ईवीएम से जो स्लिप निकल रही है, वो जो हमने बटन दबाया है वो सही है या गलत है। अगर वो पर्ची सेम निकल रही है जिस पे आपने बटन दबाया है तो आप समझिए कि आपका वोट कामयाब हो गया और आपका वोट सही जगह गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वहाँ से हटना नहीं है, उस बटन को दबा के रखना है और आपको वहाँ पे सभी लोगों को ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे इस ईवीएम में गड़बड़ है। तो साथियों, ये थी माया प्रसाद जी। आपने सुनी इनकी अपील कि किसी भी तरीके से इस बार 2019 जो लोकसभा चुनाव है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और गठबंधन को जिताने के लिए, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर से निकलना है। और हाथी का निशान, जैसे कि माया प्रसाद जी ने बताया, साइकिल का निशान और हैंडपम्प का निशान, क्योंकि ये 3 गठबंधन, 14 गठबंधन कांग्रेस की भी बात चल रही है, जहाँ से आपको लगे या सूचना मिले कि कांग्रेस ने भी गठबंधन बीएसपी के साथ किया है, तो वहाँ पर आप कांग्रेस के हाथ के निशान को भी वोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जय भीम। और मैं धन्यवाद करती हूँ समता आवाज़ का, जो इस तरीके की मुहिम चला करके हम लोगों को हमारी आवाज़ उन सब लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ की। धन्यवाद।